नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी हमारे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए लेके आया है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, जहां आप आकर अच्छे से पढ़ सकते हैं, अपने बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर जो एडुकेटर्स मिलेंगे, यहाँ पवन वाघ सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर शुभम सर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर सरस्वती वाघ मैम पढ़ा रही है, रुबीना मैम पढ़ा रही है, मोक्षित सर पढ़ा रहे हैं और प्रशांत जोशी सर पढ़ा रहे हैं। आप अगर सभी के बारे में देखें तो हर किसी का अपना अपना एक स्पेशलिटी है। आप देख सकते हैं कि पवन वाघ सर का 22 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रशांत जोशी सर 17 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं। शुभम झा सर एक मेमोरी कोच है और साथ ही में मोक्षित मेहता सर ये फाउंडर टीम के मेंबर हैं। साथ ही में रुबीना मैम जो है यहाँ पर आपको अलग अलग जो लेक्चर देती है, उनकी मदद से आप अपनी पूरी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनको भी 8 साल का अनुभव है और मराठी के लिए, साइंस के लिए रुबीना मैम है और मराठी के लिए सरस्वती वाघ मैम है, जो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ जो क्लासेस हमारी होती है, अनलिमिटेड फ्री लाइव क्लासेस होती है। अभी आप स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, सारी की सारी स्पेशल क्लासेस फ्री होती है। बेस्ट स्ट्रेटेजी एंड टिप्स टू क्रैक द एग्ज़ाम, यहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज़ मिलती है, टिप्स मिलती है, जिससे आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, डेली क्विज़र्स होते हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको आपका देखने को मिलता है और लीडर बोर्ड की मदद से आप अपना परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको हर क्लास, हर कोर्स में। मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में जाते हैं, आप महाराष्ट्र बोर्ड कैटेगरी में आते हैं, तो वहाँ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप जितने लोगों की क्लास चाहो उतनी देख सकते हो। साथ ही में लाइव क्लासेस जो होती है महाराष्ट्र के टॉप एडुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से तैयार करवाए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन आपके लिए होते हैं और बहुत बढ़िया बैचेस आपके लिए फ्रेम की जाती है। प्रैक्टिस यहाँ पर टैब आपके लिए अवेलेबल है, रिवीजन किया जाता है, क्रैश कोर्सेज आपके लिए आ रहे हैं और सभी लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है। आपको जो लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है वो आके आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप खुद देख सकते हैं कि आप कहाँ पर है, कितना पीछे है, कितना आगे है, और नोट्स और स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको PDF के फॉर्म में मिल जाता है। दोस्तों, अगर आप नए हैं और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप PW जो कोड है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप देखें तो सिर्फ 250 रुपये, सिर्फ 250 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट का आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और इससे सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए, और यही राइट टाइम है अपनी पढ़ाई शुरू करने का। ऑल दी बेस्ट। आइए पढ़िए, लेट्स क्रैक इट। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का पवन वाघ एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं की पुस्तक हिंदी लोक भारती, जिसमें आज हम देखने वाले हैं पूरक पठन, और पाठ का नाम है एक सखी। एक सखी इस रचना के रचयिता अमीर खुसरो जी है। सबसे पहले हम देखेंगे अमीर खुसरो जी के जीवन के बारे में। इनका जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1325 में हुई। इनका नाम अबुल हसन यमुद्दीन मोहम्मद खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुखबियों के लिए जाने जाते हैं। विशेष तौर पर इनकी जो रचना है, इसमें पहेलियां और मुखबियां हमें दिखाई देती है। प्रमुख कृतियां में देखेंगे तूफा तुस सिगर, वस्तुल हया, गुर्रातुल कमाल, निहायतुल कमाल, दोहे, घरेलू नुस्खे, कह मुकरिया, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलिया, उलटबासिया आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब प्रस्तुत जो पूरक पठन है ए सखी, इसके बारे में क्या दिया गया है वो हम थोड़ा देखेंगे। इसे हम मुखरिया कहते हैं। मुखरिया अर्थात यह लोक प्रचलित पहेलियों का ही एक रूप है, जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। मुखरिया निर्माण करने का लक्ष्य उद्देश्य होता है कि बुद्धि चातुर्य का वहां पर परिचय लेना। अमीर खुसरो ने इन मुखरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियां एवं उनके उत्तर दिए हैं।
प्रस्तुत मुखरिया में कुछ पहेलियां हैं और उसके उत्तर भी दिए हैं, वो हमें विस्तार से हमें यहाँ पर देखने हैं। अब हम इसे स्वस्वर पढ़ेंगे। रात समय वह मेरे आवे, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐसा की साजन ना सखी तारा। दोस्तों, यहाँ पर एक काल्पनिक नायिका बताई गई है और उसकी सहेली, दोनों का संवाद है। नायिका अपनी पहेलियां बता रही है और उसकी जो सखी है, वो सखी उसे पूछ रही है कि क्या इसमें आपको पति बुला रहे हैं, पति के बारे में बात हो रही है। और नायिका उसे उसका विशेष अर्थ बताती है कि पति नहीं, वहां पर कोई दूसरी चीज होती है। अब इन पहेलियों के माध्यम से हमें यहाँ पर दो चीजें ध्यान में आती है, एक नायिका है और एक उसकी सखी है। दोनों का संवाद किस तरह से मुखरियों के माध्यम से किया गया है वो हमें देखना है। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घरी उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सकी साजन ना सकी तारा। अब यहाँ पर प्रस्तुत मुखरिया में जो नए शब्द आए हैं, अर्थात कठिन शब्द आए हैं, हम उनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। अब इसमें शब्द आए हैं वो हम देखेंगे। भोर, भोर का अर्थ होता है सुबह। शब्दार्थ शब्द है भोर, अर्थात सुबह। आगे है जावे, अर्थात जाता है। और आगे अचरज, अर्थात आश्चर्य। रात समय वह मेरे आगे। अब नायिका बता रही है कि जब रात का समय होता है तो वह आता है। भोर भय वह घरी उठी जाए। भोर अर्थात सुबह, और जावे करते जाता है, सुबह अपने घर चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य। ये कैसा आश्चर्य है कि वह रात के समय में आता है और सुबह जल्दी ही जैसे भोर हो जाती है, प्रातः समय होता है, हम उसे प्रत्युष भी कहते हैं, ऐसे समय में वह चला जाता है। तो वो नायिका की जो सखी है वह पूछ रही है अपनी सखी से, हे सखी साजन, क्या वो साजन है जो रात के समय में आते हैं और सुबह ही भोर होते ही चले जाते हैं। तो नायिका बताती है, ना सखी तारा। आकाश मंडल में जो तारा होता है वो रात के समय में आता है और जैसे ही सुबह हो जाती है, प्रातः समय हो जाता है, वह चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह एक पहेली है कि रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घरी उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। अर्थात इस पहेली के माध्यम से यहाँ पर नायिका बता रही है कि रात के समय में वह आता है तारा और जैसे ही सुबह हो जाती है वह अपने घर चला जाता है। आगे है, वह आवे तब शादी होय। अगली मुखरिया है, वह आए तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोई। उस दिन दूजा और न कोई, अर्थात वह जब आता है उस दिन केवल उसकी ही बात होती है, दूसरे किसी की बात नहीं होती। मीठे लागे वाके बोल,
ए सखी साजन ना सखी ढोल। अब इस मुखरी में आए हैं नए शब्द दूजा। दूजा का अर्थ है दूसरा, और कोय, कोय का अर्थ होता है कोई। ठीक है। वह आए तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे वो लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। वाके का अर्थ होता है उसके। ठीक है। वह आए तब शादी हुए, वह जब आता है तब शादी होती है। उस दिन दूजा और न कोई, उस दिन दूसरी कोई बात नहीं होती। जब वह आता है शादी हो जाती है। मीठे वाके बोल, उसकी जो बोल है मीठे लागे वाके बोल। वाके का क्या है? उसके उसके जो बोल है वह मीठे है, मधुर है। तो नायिका की सहेली पूछती है, हे सखी साजन, क्या वो साजन है कि आने से उस दिन शादी हो जाती है और दूसरे कोई बात नहीं होती और उसके जो बोल है वह मीठे हैं? तो नायिका बता रही है, ना सखी ढोल। अर्थात दोस्तों, जब ढोल आता है शादी के इसी कार्यक्रम में, तो वो जब ढोल बजता है तो ये महसूस होता है कि यहाँ पर शादी लग रही है, शादी हो रही है, और उसके ही बोल हमें मीठे बोल सुनाई देते हैं। दूसरी कोई बात नहीं होती। ऐसी नायिका अपने सहेली को बता रही है। वह आए तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अगली मुखरी है, जब मांगो तब जल भरी लावे। जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। अब इसमें आए हैं नए शब्द भरी। भरी का अर्थ होता है भरकर। तपन, तपन का अर्थ होता है गर्मी। अब भारी शब्द है, यहाँ पर सही मायने का अर्थ होता है वजनदार। यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ा। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। अब जब मैं मांगू तब वह जल भरकर लाता है। मेरे मन की तपन अर्थात मेरे मन की जो गर्मी है उसे बुझाता है। मन का भारी, मन का बहुत बड़ा उदार है, लेकिन तन का बहुत छोटा है। इसलिए नायिका कह रही है, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। पानी पीने का जो लोटा होता है वह दिखने में छोटा होता है, लेकिन उसमें जब जल भरा जाता है और उस जल को हम जब ग्रहण करते हैं, उस जल को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे मन की जो गर्मी है अर्थात हमारी जो प्यास है वो बुझ जाती है। इसलिए नायिका अपनी सखी को बता रही है कि जब मांगू तब जल भरी लागे। जब मैं मांगती हूँ तो जल भर कर लाता है। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन की जो आग है उसे वो बुझाता है। मन का भारी तन का छोटा, मन
इनका भारी है और तन का वो बहुत छोटा है। ए सखी साजन ना सखी लोटा। लोटे के बारे में बताया है कि वो दिखने में छोटा होता है लेकिन मन की अगन वो बुझाता है, प्यास बुझाने का काम करता है। अगली मुक्ति है बेर बेर सोत ही, बेर बेर सोत ही जगावे, ना जागो तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। अब इसमें है बेर बेर शब्द। इसका अर्थ होता है बार बार। अगला है सोत ही। अर्थात नींद से जगाना। जगावे अर्थ होता है जगाती है। व्याकुल अर्थात बेचैन। बक्की अर्थात बहुचक्कर। बेर बेर सोत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। बेर बेर अर्थात बार बार। वो मुझे जगाता है जब मैं सोई हुई होती हूँ या मुझे जब नींद आती है, मैं नींद से सोती हूँ उस समय वो बार बार जगाती है। ना जागू तो काटे खावे, यदि मैं ना जागू तो मुझे काटती है। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, मैं व्याकुल होती हूँ, हक्की बक्की हो जाती हूँ। ऐसी स्थिति में नायिका की सहेली पूछ रही है कि ऐसा कौन है जो तुझे बार बार नींद से जगाता है और ना जागे तो उसे काटता है, और तू व्याकुल होती है उसके प्रति और हक्की बक्की होती है। वह निश्चित ही तेरी साजन है। नायिका बता रही है ना सखी वह मक्खी है। जब मक्खी सोती है नायिका, उस समय उसके आसपास घूमती है और उसको जगाने का प्रयास करती है, और यदि नायिका ना जगे तो उसे वह काट भी लेती है। इसलिए नायिका बता रही है बेर बेर सोत ही जावे जगावे, ना जागो तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की पक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्खी। इस तरह से वह मक्खी के बारे में अपनी सहेली को बता रही है। अगली मुक्ति है अति सुरंग है रंग रंगीलो, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अब इसमें शब्द आया है चटकीलो। अर्थात भड़कीला। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अति सुरंग है, सुरंग अर्थात सुंदर, रंगीला है गुणवंत, गुणवंत अर्थात होशियार। ऐसा है होशियार है, बहुत चटकीलो, भड़कीला भी है। राम भजन बिन कभी न सोता, जब तक राम के भजन न गाए वो सोता नहीं। ऐसा कौन है? नायिका को अपनी सखी पूछ रही है तो बताती है
कि वह पति है ना, वह तो तोता है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। नायिका बता रही है कि वो अति सुरंग है, अर्थात अच्छा रंग, सुरंग, सूर्य उपसर्ग रंग, सुरंग अच्छा रंग है। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। वो गुणवंत है, होशियार है, चटकीला अर्थात भड़कीला भी है, और वह राम के भजन गाता है। राम भजन बिन कभी न सोता, जब तक राम के भजन ना गाए वह सोता नहीं। तो नायिका की सखी को लगता है कि यह निश्चित ही साजन है। नायिका बताती है कि नहीं, ये साजन नहीं, यह तो तोता है। दोस्तों, तोते का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि वो किस तरह से सुंदर है, गुणवंत है, और वो राम के भजन करता है। और जब तक राम के भजन न करे वह सोता नहीं। अगली मुखी है, अर्धनिशा वह आयो भौण, सुंदरता वर्णे कवि कौन। निर्कत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। अर्धनिशा, अर्थात आधी रात। भौण, भवन, इसे घर भी कहेंगे हम। वर्णे, अर्थात वर्णन कर सके। निर्कट ही अर्थात देखते ही। अर्धनिशा वह आयो भौण, अर्धनिशा का अर्थ है आधी रात। आधी रात में भवन अर्थात घर में आता है, भवन में आता है। सुंदरता वर्ण कवि कौन, वर्ण अर्थात उसका वर्णन क्या हो सकता है, इतना वह सुंदर है। निरते ही मन भयो आनंद, जब उसे निरख कर देखते हैं, निरखते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में आनंद आ जाता है। ऐसा कौन है जो आधी रात में, अर्धनिशा में, आधी रात में भवन में आता है। उसका जो सुंदरता है, उसकी जो सुंदरता है, उसका वर्णन भी हम कर नहीं सकते। कौन कर सकता है, इतना वह सुंदर है। और उसे जब हम देखते हैं तो मन में आनंद आता है। क्यों सखी साजन ना सखी चंद, अर्थात चंद्रमा के बारे में यहाँ पर बताया है कि वह जब आधी रात में आता है, घर पर आता है, उस समय उसकी सुंदरता इतनी होती है कि उसका वर्णन भी हम नहीं कर सकते, और उसे देखने के बाद मन में आनंद आ जाता है। ऐसा सुंदर वर्णन किया गया है। तो नायिका की सखी पूछती है, क्यों सखी यह साजन है। तो नायिका बताती है, नहीं, यह चंद है। चंद अर्थ होता है चंद्रमा। दोस्तों, अर्धनिशा वह आयो भौण, सुंदरता वर्ण कवि कौन। नृत्य ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चंद। चंद्रमा के बारे में यहाँ पर सुंदर वर्णन किया गया है। और चंद्रमा के बारे में बहुत सारे कवियों ने अपनी कवियों के माध्यम से, रचना के माध्यम से चंद्रमा की स्तुति की है। आगे देखिए, शोभा सदा बढ़ावन हार,
शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिर से चीन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन, ना सखी अंजन। अब इसमें शब्द है शोभा, सौंदर्य, बढ़ावन, हारा अर्थात बढ़ाने वाला। चीन अर्थात क्षण भर। न्यारा अर्थात अलग। आगे है मनोरंजन, अर्थात मन को प्रसन्न रखना। मन को प्रसन्न रखना। और उसके आगे है अंजन। अंजन का अर्थ होता है काजल। शोभा सदा बढ़ावन हारा, जो हमेशा शोभा अर्थात सौंदर्य को बढ़ाता है। आखिन से चिन्ह होत न न्यारा, हमारे आंखों से वह दूर नहीं हो सकता। न्यारा अर्थात अलग। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन, ना सखी अंजन। ऐसा कौन है जो आठों पहर अर्थात तीनों घंटे हर समय मेरे साथ में रहता है, और मेरे साथ में रहने से वो शोभा बढ़ाता है। शोभा बढ़ाने से क्या होता है कि वो आखिर से हमारे दूर नहीं होता। शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिर से छीन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मंचन, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन, ना सखी अंजन। ऐसा कौन है जो आठों प्रहर मेरे साथ में रहता है, और आठों प्रहर मेरे साथ में रहने के बाद वह मेरी सुंदरता बढ़ा देता है। वह कौन है? तो अंजन है। इसलिए नायिका बता रही है, शोभा सदा बढ़ावन हारा, आखिर से चीन होत न न्यारा। आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन, ना सखी अंजन। अगली मुकरी है, जीवन सब जग जासो कहे, जीवन सब जग जासो कहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे, वा बिनु नेक न धीरज रहे। हरे छिनक में हिये की पीर, हरे छिनक में हिये की पीर, क्यों सखी साजन ना सकी नीर, क्यों सखी साजन ना सकी नीर। अब इसमें जो कठिन शब्द हम देखेंगे, जासो, जिसके, धीरज अर्थात धैर्य, क्षीणक अर्थात क्षण,
और नीर का अर्थ होता है जल। नीर का अर्थ होता है जल। अर्थात हमें खुसरो जी यहां पर बता रहे हैं, जीवन सब जग जासो कहे, वह बीनो नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हीर की पीर, क्यों सकी साजन ना सखी नीर। ऐसा कौन है जिसके बिना हम रह नहीं सकते। जीवन सब जग जासो कहे, वह बीनो नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में हीर की पीर, क्यों सकी साजन ना सखी नीर। ऐसा कौन है कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते, धैर्य धीरज नहीं रख सकते। जीवन सब जग जासो कहे, वह बीनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में ही की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। ऐसा कौन है वो जिसके बिना हम रह नहीं सकते। वह साजन है क्या? नहीं, वह तो नीर है, अर्थात पानी है। दोस्तों, अगली और अंतिम मुकरी है, बिन आए सब ही सुख भूले, आते अंक अंक सब फूले। बिन आए सब ही सुख भूले, आते ते अंग अंग सब फूले। सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती, ना सकी पाती। तो ऐसा कौन है जिसके आने से मन में आनंद आता है। बिन आए सभी सुख भूले, जब वो नहीं आता तो हम सब सुख भूल जाते हैं, अर्थात हमेशा चिंतित रहते हैं, दुखी रहते हैं। आए तो अंग अंग सब फूले, जब वो आता है तो मन में आनंद आता है, एक उमंग आ जाती है और उसे हम हमारे हृदय से लगा लेते हैं, छाती से लगा लेते हैं। तो ऐसा कौन है? क्यों सकी साजन ना सखी पाती, अर्थात पत्र। इसके बारे में हमें बताया गया है अभी, उसके हम यहां पर कठिन शब्द देखेंगे। सबही, सबे का अर्थ होता है सभी। फूले का अर्थ होता है पुलकित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। सीरा का अर्थ होता है ठंडी। भई का अर्थ होता है हुई। लगावत का अर्थ होता है लगाते ही। और पाते का अर्थ होता है पत्र। पाके का अर्थ होता है पत्र। तो यहां पर खुसरो जी हमें इन अंतिम मुखरी में बताते हैं, बिन आए सभी सुख भूले, आए थे अंग अंग सब फूले। सिरा भई लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। ऐसा कौन है कि जब तक वो नहीं आता तो हम उसके विचार से ही मन में दुखी हो जाते हैं, और जब वो आता है तो आनंदित हो जाते हैं। अब आने के बाद आए थे अंग अंग सब फूले, हमारा सारा अंग फूल जाता है। सिरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। इसलिए वह हमारे इस पत्र के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि वह अपने साजन के प्रति कितनी ही सुंदर और अपनी अच्छी सी आस्था लगाए रखती है। दोस्तों, इस तरह से यहां पर हमने अमीर खुसरो का जो पूरक पठन है, ये सखी, इसके बारे में बताया है। दोस्तों,
आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आ गया होगा। कृपया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।